भाजपचे नेते आणि राज्याचे एक स्टेप खाली आलेले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल राहुल गांधींसाठी एका सिनेमागृहाला बुकिंग केलेलं असं त्यांनी काहीतरी बोललं. त्यांनी हो म्हणावं एवढंच. पण त्यांच्या माहितीसाठी सांगतो की मोदीवर पिक्चर काढला तो फ्लॉप झाला, सावरकरवर पिक्चर काढला तो फ्लॉप झाला, हायवेमॅन नितीन गडकरीवर काढला तो फ्लॉप झाला, गोडसेवर पिक्चर काढला तो फ्लॉप झाला. हे सगळे फ्लॉप पिक्चर आहेत. पण गांधीजीवर पिक्चर निघाला होता मुन्नाभाई MBBS, तो सुपर डुपर झाला होता. म्हणून माझा सल्ला माझ्या मित्राला आहे देवेंद्र फडणवीसाला, मी तो पिक्चर आता पुन्हा लावतो, कोणत्या टॉकीजमध्ये लावायचा तर मी त्यांना बुकिंग करून ठेवतो. मुन्नाभाई MBBSचा गांधीचा पिक्चर त्यांनी पाहावा असा मी त्यांना सल्ला देतो. एक, खरं तर ते राज्यकर्ते आहेत. अशा पद्धतीच्या टिंगलटवाड्या करण्यापेक्षा राज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये विद्युत नाही, राज्यामध्ये पिण्याचं पाणी नाही, राज्यामध्ये दुष्काळ निर्माण झालेला नोव्हेंबरपासून परिस्थिती वाईट आहे. रोजगार हमीची कामं बंद झालेली आहे, जनावरांना चारा नाही, विद्युत बिलाचे रेट पुन्हा तुम्ही वाढवताय, महागाई आभाळ पार करून घेतलेली आहे, बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेली आहे. या जनतेच्या प्रश्नाकडे, मूळ प्रश्नाकडे लक्ष न घालता आपण या पद्धतीच्या टिंगलटवाळ्या आणि राहुल गांधींची तुलना तुमची होऊ शकत नाही. राहुल गांधीजींनी दाखवून दिलं स्वतःच्या कर्तृत्वानं, कोणाच्या गुलामीनं नाही. दिल्लीच्या हक्काचं ऐकायचं आणि त्यांच्या आधारावर चालायचं, त्यांच्या भरोश्यावर चालायचं, हे काम राहुल गांधींनी नाही केलं. राहुल गांधीजींनी कन्याकुमारी ते काश्मीर आणि मणिपूर ते मुंबई अशा हजारो किलोमीटरची यात्रा करून जनतेच्या हृदयामध्ये स्थान निर्माण करणारे राहुल गांधी आहेत. तुमची त्यांची बरोबरी होत नाही. म्हणून दुसऱ्यांदा राहुल गांधींच्या बद्दल वक्तव्य करायचा विचार आपण केला पाहिजे. आणि सत्तेमध्ये तुम्ही आहात, आता तुमच्या फेकूगिरी आणि तुमची जुमलेबाजी चालणार नाही. जनतेने निर्णय केलेला आहे आणि त्या निर्णयाच्या आधारावर तुम्हाला सत्तेच्या बाहेर जावं लागणार आहे. आणि म्हणून अशा पद्धतीच्या टिंगलटवाळ्या आमच्या नेत्यांच्या कृपया करू नका, एवढा सल्ला भाजपच्या नेत्यांना आमचा आहे. दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न, आज राज्यातली कायदा सुव्यवस्था सगळी खराब. परवा इंदापूरमध्ये एका व्यक्तीला मागून जाऊन गोळी मारणं आणि त्याचे कोयत्याने तुकडे करणं, हे सगळं उभ्या महाराष्ट्राने तर देशाने पाहिलं. आता महाराष्ट्राची गिनती कुठल्या तरी एखाद्या राज्याचं नाव घेतलं जात होतं त्या काळामध्ये, तशापेक्षा वाईट परिस्थिती आज महाराष्ट्राची आहे. तुमच्याकडे गृह खातं आहे, आज राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था सगळा बिघडलेला आहे. आणि तुम्ही काय करताय, याचा माणूस फोडा, त्याचा माणूस फोडा, त्याच्यावर ED लावा, त्याच्यावर CBI लावा. हे सगळं बंद करा. महाराष्ट्राची प्रतिमा मलिन करू नका. महाराष्ट्र हे शाहू फुले आंबेडकरांचं आहे. आणि आज तर चर्चा अशी चाललेली आहे की तुम्ही BSPचे उमेदवार तुम्हीच उभे करता, वंचितचे उमेदवार तुम्हीच उभे करता. म्हणजे आता चाललं काय या राज्यामध्ये? म्हणजे तुम्ही मतविभाजनाचे जे राजकारण करत होता, त्या राजकारणामध्ये सुद्धा आता लोकांना कळायला लागलेलं आहे की तुम्ही मतविभाजन करून पुन्हा आपली राजकीय पोळी कशी शेकता येईल. असं एकदा दोनदा तुम्ही केलं, आता तिसऱ्यांदा चालणार नाही. राज्यातल्या जनतेने मानस केलेला आहे की शाहू फुले आंबेडकर विचाराला या राज्यामध्ये जे तिलांजली देण्याचं काम भाजपने केलं, की आता तिलांजली देता येणार नाही. आणि शाहू फुले आंबेडकर विचाराचे लोक आता एकजूट आलेले आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये पाहायला मिळतात आहे. आणि म्हणून आमच्या नेत्याच्या अंगावर तुम्ही आलात, किंवा तुम्ही जे फेकूगिरी करता, सातत्यानं जुमलेबाजी करता, ते तुम्ही थांबवावी. असं आता आम्हीच नाही तर जनता सुद्धा त्या पद्धतीची भूमिका मांडते आहे.
आणि आता निवडणुकीचा प्रचार उद्यापासून पहिल्या टप्प्याचा सुरू होणार आहे. तुम्हाला आता लोकच उत्तर देणार आहे, हे एवढं लक्षात भाजपने ठेवावं. तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर विचार. जो सलाह हमारे मित्र राज्य के उप मुख्यमंत्री भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस ने राहुल जी को दिया था कि मैं एक टॉकीज बुक करता हूं, उन्हें हाँ बोलना चाहिए. मेरी सलाह उनको है कि मोदी का पिक्चर फ्लॉप हो गया, उनके ऊपर भी पिक्चर निकला था. हाईवे मैन नितिन गडकरी के ऊपर निकला था, वो भी फ्लॉप हो गया. गोडसे का भी पिक्चर फ्लॉप हो गया, सावरकर का भी पिक्चर फ्लॉप हो गया. लेकिन गांधी जी का पिक्चर मुन्ना भाई एमबीबीएस सुपर डुपर हुआ था. मेरी सलाह है मेरे मित्र देवेंद्र फडणवीस को, मैं टॉकीज बुक करके रखता हूँ, मुन्ना महात्मा गांधी का पिक्चर वो देखे, ऐसी मेरी उनको सलाह है. उनका हाँ बोलना चाहिए. लेकिन इस तरह की जनता के मुद्दे डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का वक्तव्य करना और हमारे नेता के बारे में इस तरह की बात करना, ये आप उन्हें रोक देना चाहिए. महंगाई के बारे में बात करना चाहिए, बेरोजगारी के बारे में बात करना चाहिए, किसानों के बारे में बात करना चाहिए, राज्य में कानून व्यवस्था के बारे में बात करना चाहिए. आज महाराष्ट्र में पीने का पानी नहीं है, जानवरों को चारा नहीं है, किसानों के खेतों में बिजली नहीं है, जो किसानों की फसल खरीदी थी उसके पैसे अभी तक दिए गए नहीं, जो बोनस देने की बात की थी वो बोनस दिया गया नहीं, 50,000 रुपया प्रोत्साहन वाले देने की बात की वो अभी तक दिए गए नहीं. जनता के प्रश्न को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का वक्तव्य कर ये मनोरंजन करने का काम बीजेपी ने बंद करना चाहिए. ये सलाह हमारी उनको है. मैं उस बारे में चर्चा नहीं करना चाहता था, लेकिन कल जिस तरह से उन्हें वक्तव्य किया उसका जवाब देना मेरा जरूरी बनता था. वो प्रोपगेंडा करे, कुछ करे. 2014 में प्रोपगेंडा किया, जीत गया है. 2019 में भी वही किया. पुलवामा की घटना की आपको याद होगा, आपने सवाल किया करके बता रहा हूँ. केरल में कल 700 केजी वहाँ पर स्फोटक मिले. क्या चुनाव के पहले ये घटना और दोबारा करने की साजिश थी क्या? पुलवामा का घटना का आज तक जवाब क्यों नहीं मिला? सीबीआई की इंक्वायरी पूरी हुई, फिर 56 इंची का सीना जो है वो क्या कर रहा है देश में? वो उस समय तुम्हारे ही टेलीविजन से बताया जा रहा था कि बारूद तो पुलवामा में नागपुर से गई थी, फिर उसका अभी तक जांच क्यों नहीं हुई? तो हमें ये पूछना है कि पुलवामा के घटना के पीछे कौन था जिसके आधार पर तुमने उस समय चुनाव जीता था, और उसके 2 हफ्ते के बाद जो बीजेपी के इलेक्शन फंड में जो पाकिस्तान से जो पैसा आया था उनमें जमा हुआ है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर स्टेट बैंक को खुला करना पड़ा, तो वो पैसा किसने भेजा था उसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा. और तुम हिंदुत्व की बात करते हो, तो हमारा देश आज दुनिया का सबसे 1 नंबर अगर काय पे हुआ है तो गोमांस निर्यात करने में हुआ है 10 साल में. और वो जो गोमांस निर्यात करने वाली जो कंपनियां हैं उन्हें भी बीजेपी को पैसा दिया है. तो हमारा ये कहना है कि उसका जवाब देना पड़ेगा. और इसलिए ऐसे वक्तव्य कर और मनोरंजन करने की जगह जनता के सवाल का जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा. ये हमारी मांग है. आज तक वैसे ही हुआ है और अभी भी हो रहा है. नागपुर में क्या हुआ? फडणवीस और गडकरी का झगड़ा सामने आ गया, या ऊपर के आका लोगों का आदेश होगा? नागपुर के उम्मीदवार को वंचित ने सपोर्ट देना, वो किस आधार पे दिया उसका भी जवाब देना पड़ेगा. भाई एक जगह दे रहे हो, दूसरी जगह नहीं दे रहे हो आप लोग. गडकरी तो चुनाव हारने वाले हैं, उसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन
जिस तरह से साजिशें चल रही है और जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं, मैंने भंडारा में देखा, बीएसपी का कैंडिडेट उनका ही आदमी खड़ा करवा दिया। संघ के लोग उनके साथ फॉर्म भरने में थे। मुझे लगा कि इनके कोई आपस में लड़ाई होंगी और वो इंडिपेंडेंट फॉर्म भर रहे, लेकिन जब दूसरे दिन लिस्ट आई तो बीएसपी की तरफ से फॉर्म भर दिया। तो मेरा यह कहना है कि अब ये सब खुला हो गया है कि बीजेपी वोट डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की राजनीति कर रही है और अब खुले से सामने आ चुकी है। वो विषय क्लोज हो गया। अभी हमने इधर सुनो, हमने अकोला में आज तक कैंडिडेट नहीं दिया, अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। हम पूरे उस इसमें थे कि प्रकाश आंबेडकर जी हमारे साथ रहे, हमने पूरी कोशिश की। उनका शिवसेना के साथ उनका गठबंधन था, पहले से उनका अलायंस था। हम उस महाविकास आघाड़ी में थे और हमने जो भी बातें हमारे सामने उस तरह का हमने 2 कदम आगे हुए, लेकिन नहीं हुआ। उन्हें कैंडिडेट डिक्लेयर कर लिया। अभी तक हमने अकोला में कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन आज करेंगे। अब मुद्दा यह है, अब जब अलायंस ही खत्म हो गया तो अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, विड्रॉल भी खत्म हो गए पहले फेज वाले। तो अब जब अलायंस ही नहीं रहा तो अब विषय खत्म हो गया। अरे भाई, पहली फेज में इलेक्शन जो हो रहे हैं वहां पे उनके कैंडिडेट खड़े हैं। कल विड्रॉल हो गया। हमने अकोला में कैंडिडेट खड़ा अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। अकोला में अभी तक हमने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। आपको मालूम है हमारी लिस्ट। अकोला में हमने डिक्लेयर नहीं किया था, आज हम डिक्लेयर करेंगे। मेरा सवाल ऐसा होता है कि जो स्थितियां बन रही है वोट विभाजन की आज तक 2014 और 2019 से, अब लोग उसको पहचान चुके हैं। लोगों के सामने असलियत सामने आ गई है। तेलंगाना में ओईसी का यही काम था, बीजेपी के लोगों के सामने कैसे एडजस्ट करना और कैसा कैंडिडेट खड़ा नहीं करना। जो एक वहाँ का एक एमएलए आता था और हमारे यहाँ पे हिंदुत्व के भाषण देता था और मुस्लिमों को गाली देता था, उसके विरोध में कुछ नहीं किया। वो तो चुन के आया, वो मुस्लिम एरिया से चुन के आया। क्या नाम था उसका? हाँ, राजा सिंह। आपको सबको मालूम है, मेरे को नाम भूल जाया मैं। राजा सिंह। नहीं, वो देखो महायुति में मेरा सवाल का जवाब आप दो। महायुति में क्या गड़बड़ चल रही है? अभी भी बहुत मारा मारी चल रही है। मैंने 2-3 जगह है, उनकी 6-7 जगह है। सुनो, अभी हो जाएगा। आज दिल्ली में सब बैठे हैं, आज कोई ना कोई रास्ता बनेगा। देखो, हर कार्यकर्ताओं का, हर नेताओं का एक मकसद तो होता है कि उनकी जगह छुटना चाहिए, उसके लिए कोशिश करना, यहाँ तक ठीक है। आखिरी इसका डिसीजन हाईकमांड लेगा। आज हाईकमांड के दरबार में ये बात हो रही है। सबने उस बात को हाईकमांड पे विश्वास रखना चाहिए। हमने अपने तरफ से पूरी बात हाईकमांड के पास रखी है। आज दिल्ली में मीटिंग है, आप सबको मालूम है। आज कुछ ना कुछ फैसला होगा। एक बात बोलिए ना, एक बात। देखो, हाईकमांड जो भी डिसीजन लेगा कार्यकर्ता करके हमें उस निर्णय की अमलबजावनी करना पड़ेगा। आज होगा ना दिल्ली में, आपको पता है दिल्ली में आज सब लोग बैठे हैं। हाँ, आम्ही डिक्लेअर करतो असे। आम्ही पूर्ण तयारीत होतो, आम्ही पूर्ण प्रयत्न करत होतो।
आता त्यांनी कॅन्डिडेट उभे केले, काल विड्रॉल पण झालं, विड्रॉलची काल लास्ट डेट होती पहिल्या फेजची, त्यांचे कॅन्डिडेट आहेत. त्याच्यामुळे नाईलाजानं आम्हाला प्रकाश आंबेडकरांच्या विरोधात कॅन्डिडेट उभा ठेवाच लागेल. हे मी म्हणत नाही आहे, तुमच्या टीव्ही चॅनलवर त्या काळामध्ये पुलवामामध्ये घटना झाली तेव्हा पेपर आणि टीव्ही चॅनलवर या बातम्या येत होत्या, नागपूरवरून हे स्फोटक गेले. मग आता 56 इंचीचा सीना बसलेला होता. 2019 ते 2024 पर्यंत या 56 इंचीच्या सीन्याने केलं काय, याचं उत्तर मागणार ना आम्ही. कोरोनामध्ये लोक मरत होते, जे लसीकरण दिलं, जे सुप्रीम कोर्टाने विचारलं केंद्र सरकारला की लसीकरण दिलं त्याच्यामुळे हार्ट अटॅक वाढले, कॅन्सर वाढलं, दम्याच्या बिमाऱ्या, हातपाय दुखतात लोकांचे, लोकांमध्ये अशक्तता प्रमाण वाढलं. त्याचं कारण आहे की जे कोरोनामध्ये लसीकरण दिलं त्या लसीकरणाचा परिणाम जाणवतो आहे. सुप्रीम कोर्ट आणि केंद्र सरकारला जेव्हा विचारलं तर केंद्र सरकारने सांगितलं आमचा दोष नाही आहे, त्या कंपनीचा दोष आहे. मग आमचा सवाल आहे, तर त्या कंपनीचा दोषाचा कंपनीवाल्याचा फोटो पाहिजे, मग त्या दाढीवाल्याचा फोटो कशासाठी पाहिजे? नहीं अभी प्रेस चल रहा, मैं तुमसे बात कर. ते झाला, विषय क्लोज झाला. अहो कोल्हापूरचा विषय वेगळा आहे. ऐका सांगा साहेब, तुम्ही जोडू नका साहेब तसा. कोल्हापूर वेगळा विषय आहे, नागपूर वेगळा विषय आहे. नागपूरचा विषय मी तुम्हाला सांगितलं क्लिअर. भांडण कोणाचं चाललेलं आहे आणि कोणाच्या आदेशाने होत आहे. कोल्हापूर वेगळा आहे, शाहू महाराजांचा विषय आहे. नागपूरमध्ये शाहू महाराज उभे नाही आहेत. आज होईल आणि 3 तारखेला आम्ही जॉईंटली मीटिंग घेण्याचा निर्णय झालेला आहे. त्यामुळे आज जवळपास निर्णय होईल. अरे मेरे भाई, कल तक ठीक था ना, अभी कल विड्रॉल खत्म हो गए ना, अब बचा क्या है बताओ ना. मैं आपको ही सवाल पूछ रहा हूं. हमने देखो, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी के साथ वंचित आघाड़ी के साथ अलायंस करने की मानसिकता बनाई थी. हमने पूरी जगह डिक्लेयर किया, 2-3 जगह हमारी इधर वाली है जो 5वें फेज में है वो, लेकिन सेकंड फेज और पहले फेज की सब हमने टिकटें डिक्लेयर किया. अब सिर्फ हमारी अकोला की सीट हमने और दुलिया की सीट हमने रोक के रखी. सुनो ना, अब कल विड्रॉल हो गया, अब विड्रॉल में फॉर्म हो गए ना अब सबके. हमने अकोला का हमने कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं किया था. हमारी भूमिका क्या थी ये तो पूरे स्टेट जानता है, देश जानता है. अभी इस बार कौन किसके आदमी है ये लोगों को समझ चुके हैं, इसलिए कोई फायदा होगा नहीं. जनता शाहू फुले आंबेडकर विचारधारा को बचाने के लिए यूनाइटेड हुए हैं और महाराष्ट्र का जो पिक्चर रहेगा इस बार चुनाव का, महाविकास आघाड़ी को ज़्यादा सीटें मिलेंगी. और पहले फेज की जो चुनाव हो रहा है 5 जगह पे, 5 जगह कांग्रेस महाविकास आघाड़ी जीतेगी. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.